एक इमेजिनेशन एक्सरसाइज करते हैं। कल सुबह गवर्नमेंट अनाउंस करती है पॉल्यूशन इलीगल नहीं होगा, लेकिन महंगा हो जाएगा। हर फैक्ट्री का धुआं, हर पावर प्लांट का कार्बन, हर फ्लाइट का फ्यूल, सभी का एक प्राइस टैग होगा। ज्यादा पॉल्यूट करोगे, ज्यादा पैसे दोगे, कम पॉल्यूट करोगे, पैसा कमाओगे। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, अगर पैसा पॉल्यूशन कम कर सकता है तो क्या पैसा ही प्लैनेट को बचा भी सकता है? इसी स्ट्रेंज आइडिया के पीछे सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी एंड मॉरल फिलॉसफी भी छुपी हुई है। एंड इसी आइडिया को कहते हैं कार्बन मार्केट। हेलो एवरीवन, आज आप इस वीडियो के एंड तक क्लाइमेट चेंज को इमोशन से ही नहीं बल्कि इंसेंटिव्स, बिहेवियर एंड एथिक्स से भी समझोगे। नाउ, इज क्लाइमेट चेंज अ नेचर प्रॉब्लम और ह्यूमन प्रॉब्लम? फर्स्ट लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड क्लाइमेट चेंज का असली विलन कौन है। फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट, कैपिटलिज्म? बट सच ज्यादा अनकंफर्टेबल है। क्लाइमेट चेंज एक ह्यूमन बिहेवियर प्रॉब्लम। इन साइकोलॉजिकल टर्म्स, ह्यूमंस नेचुरली शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स प्रेफर करते हैं, लॉन्ग टर्म लॉसेस इग्नोर करते हैं एंड इनविजिबल डैमेजेस को अंडर वैल्यू करते हैं। इसे साइकोलॉजी में ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स और प्रेजेंट बायस कहते हैं। कार्बन दिखाई नहीं देता, फ्यूचर जनरेशंस वोट नहीं करती, इसीलिए हम ओवर कंज्यूम करते हैं। Then there is a concept in economics called negative externality. पॉल्यूशन का कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड नहीं होता, इसीलिए कंपनीज प्रॉफिट कमाती हैं एंड सोसाइटीज फ्लड्स, हीट वेव्स, हेल्थ डैमेजेस, क्रॉप लॉसेस। इसी मिसमैच को इकोनॉमिक्स में नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कहते हैं। Then why bans and moral lectures they fail? पॉल्यूशन बंद सुनने में हेरोइक लगता है, बट इन रियलिटी इफ कोल बंद तो बिजली महंगी, अगर इंडस्ट्री बंद तो अनएम्प्लॉयमेंट, एंड अगर स्ट्रिक्टर रूल्स, करप्शन, लूपहोल्स। इसीलिए हम ह्यूमन बिहेवियर लेक्चर से नहीं इंसेंटिव से चेंज करते हैं। सीट बेल्ट लॉज काम क्यों किए? स्मोकिंग कम क्यों हुई? क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई, कन्वीनियंस कम हो गई। इसलिए इस पर्टिकुलर क्लाइमेट चेंज इशू के लिए मॉरल अपील वीक होती है, लेकिन इकोनॉमिक सिग्नल्स आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ डज अ कार्बन मार्केट वर्क्स थ्रू एन एग्जांपल एंड 6 steps. First, government sets a cap. Let's just assume that government had set a total emission cap of 1,000 tons of CO2 in a given period. Remember here, science decides this limit, but government decides the speed. Second step, cap leads to permit system. Now let's just assume that 1 ton of CO2 here is equal to 1 permit. This creates scarcity, and scarcity ही value बनाती है. Third step is measurement. If you can't measure it, you can't manage it. And therefore, market follows MRV system. Measurement, reporting, verification. Fourth step is company's actual behavior. Now let's just take an example where company A is a heavy polluter. It emits total 100 tons of CO2 but has a permit of just 70, having a shortfall of 30. Whereas company B is a cleaner company which pollutes just total 50 tons of CO2 but has permit of 100, leaving it with a surplus of 50. Then step 5, trading. This is actually where surplus and shortfall of permit between the companies are traded. यहां पर क्लीनर कंपनीज को रिवॉर्ड मिलता है, पॉल्यूटर्स को पेनल्टी, नो मॉरल जजमेंट, सिर्फ प्राइस सिग्नल। देन स्टेप 6, डायनामिक बिहेवियर चेंज, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। हर साल कैप टाइट होता जाता है एंड कार्बन महंगा होता है, एंड फिर कंपनी सवाल पूछती हैं
परमिट्स खरीदें या टेक्नोलॉजी अपग्रेड करें, एंड यहीं से ग्रीन ट्रांजिशन स्टार्ट होता है. There are some real world examples too for it. For example, European Union's ETS. यहां पर कार्बन प्राइस इंक्रीज होने की वजह से एमिशन 40% तक डिक्रीज हुआ, एंड देयरफॉर कोल एनर्जी हैज बीन शिफ्टेड टुवर्ड्स renewable energy. Second example is China's ETS. This is world's largest carbon market. यहां पर इन्होंने हमेशा पावर सेक्टर को फोकस किया था एंड ग्रेजुअल लर्निंग मॉड्यूल को अप्लाई करा. The lessons that we can take from these market is that कार्बन मार्केट परफेक्ट नहीं होता लेकिन इफेक्टिव जरूर होता है. Now there are two types of carbon market: compliance and voluntary. Compliance is where government sets mandate and it has legal obligation to perform and follows cap and trade system. Whereas voluntary market is where companies voluntarily offsets खरीदती हैं, लेकिन यहां पर reputation and ESG pressure होता है and green washing का रिस्क होता है. Now let's just understand some of the moral and ethical debates that surrounds this topic. First criticism is that पॉल्यूशन को लीगल बना रहे हो, बट पॉल्यूशन पहले से ही लीगल था, बहुत ज्यादा हो रहा था फ्री में. अब कम से कम कॉस्ट पे हो रही है एंड डैमेजेस विजिबल हो रहे हैं. सेकेंड क्रिटिसिज्म इज दैट रिच कंपनी ज्यादा पॉल्यूट करेंगी, बट इन रियलिटी कार्बन प्राइस हर साल इंक्रीज होता है, इसीलिए अनलिमिटेड बाइंग पॉसिबल ही नहीं है. देन third criticism: poor countries suffer. Now this is a valid concern, and इसलिए climate finance, technology transfer, equity principle जैसी बातें होती हैं. कार्बन मार्केट को एथिक्स के साथ डिजाइन करना पड़ता है. एथिक्स बॉटम लाइन इन हियर इज दैट कार्बन मार्केट एक मेडिसिन है, क्योर नहीं, लेकिन बिना मेडिसिन के पेशेंट मर जाता है. Then what lies ahead for India? इंडिया को डेवलपमेंट भी चाहिए एंड एमिशंस भी कम करनी है. इसीलिए पेट स्कीम, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, इंडियन कार्बन मार्केट जैसे कुछ स्टेप्स फॉलो करें. इंडिया का मॉडल ग्रेजुअल, सेक्टर स्पेसिफिक एंड ग्रोथ सेंसिटिव है. इन कंक्लूजन वी कैन से दैट इन दिस पर्टिकुलर केस सिस्टम हैज ग्रेटर पावर देन इंटेंशंस. गोल पॉल्यूशन को जस्टिफाई करना नहीं, गोल पॉल्यूशन को महंगा बना देना है. जब क्लीन सस्ता लगता है एंड डर्टी महंगा लगने लगता है तो मॉरल लेक्चर्स की जरूरत नहीं होती. सिस्टम खुद ब खुद काम करता है. क्लाइमेट चेंज इमोशन से नहीं, डिजाइन से सॉल्व होता है. अगर आपको ये डिस्कशन मीनिंगफुल लगी तो अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए एंड मैं वहीं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड इंफोग्राफिक्स भी ऐड कर दूंगा. Thank you so much for watching.